महंगाई के चूल्हे पर चढ़ी सब्सिडी की हांडी, जल रही है उसमें ख्वाबों की तरकारी, मुश्किल में रसोई। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। अब सूबे में गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा मिलेगा। बात सिर्फ 25 रुपए की नहीं है, बात है सिलेंडर महंगा होगा तो रसोई की कौन कौन सी चीजें महंगी होगी, और रसोई पर सब्सिडी को कम करने का फैसला सरकार के किस सरोकार को दर्शाता है। आज बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। घर का राशन जरूरतों के बजट को काट कर तैयार होता है। मुंह का निवाला बाकी जरूरतों को दरकिनार कर खाया जाता है, लेकिन ये निवाला 25 रुपए महंगा हो गया है क्योंकि सूबे की सरकार ने अपने हक की सब्सिडी खत्म कर दी है। इस सब्सिडी हटाने से बहुत ज्यादा आम उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी बहुत कम लोग हैं, आम गरीब जिनके पास गैस कनेक्शन है, और जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको आवश्यकता है केरोसिन की। तो केरोसिन की मात्रा हमने 3 लीटर जो पर मंथ दिया करते थे पर राशन कार्ड पे, आज आदेश जारी किए हमने कि अब उसको 4 लीटर पर मंथ पर राशन कार्ड मिलेगा। मंत्री जी का तर्क तार्किकता के तराजू को भेद रहा है। कहते हैं महंगे सिलेंडर से जनता को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गरीब जनता तो आज भी घरेलू चूल्हे में खाना खाती है। सरकार का नजरिया पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए इस ओर है ही नहीं। वो एक बिजनेस क्लास, बिजनेस हाउस जिस तरह से पार्टी चलाती है उस तरह से अपनी सरकार को चला रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने नुमाइंदे हैं, 163 एमएलए आए, उनके वो कम से कम उनके एमएलए का जमीर मर गया क्या? गैस सिलेंडर के दाम को बढ़ा दिया गया है तो अपने फैसलों को तर्क संगत बताने के लिए केरोसिन तेल की मात्रा को बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब सवाल है कि 2015 में कौन से युग के शुरुआत की कवायद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो बिग बुलेटिन में चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिरकार गैस से सब्सिडी क्यों हटाई गई, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी, ये बड़ा सवाल है। और ऊपर से ये कि आखिरकार जो मंत्री जी कह रहे हैं वो कहां क्या सरोकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेता जुड़ रही हैं, ज्योति किरण भारतीय जनता पार्टी की नेता, आप दोनों का स्वागत है, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत आज मैं ज्योति किरण जी आपसे करूंगा कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी थी कि कम किया जो कटौती की गई सब्सिडी में 25 रुपए। और दूसरा सवाल, जो आपके मंत्री जिस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, क्या राजस्थान में कोयले की खान है कि लोग वहां से कोयला लेकर खाना बनाएंगे, या बहुत ज्यादा जंगल है कि लकड़ियां काटकर खाना बनाएंगे? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे बयान के जरिए? देखिए, दोनों बातें जो आपने पूछी, पहले प्रश्न पर आपने कहा कि आवश्यकता क्यों पड़ी। हम बजट के नजदीक हैं, राजस्थान की जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए अगर आप बजटरी डेफिसिट्स को देखेंगे तो अब फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सत्ता में हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं कि मैं पुरानी जो कांग्रेस की नीतियां हैं उस दृष्टि से जिस प्रकार के आर्थिक दिवालियापन में, जिस प्रकार के रेवेन्यू और जिस प्रकार के हालात में कांग्रेस ने छोड़ा, मैं यहाँ डिस्कॉम कंपनियों की बात नहीं करूंगी, मैं जो डोल्स दिए गए पब्लिक को, जिन्हें बाद में ये कहा गया कि इस दृष्टि से दिए गए कि चुनाव के प्रचार में और चुनाव को जीतने में मदद मिले, कांग्रेस के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा। प्रदेश के खजाने को सही दिशा में चलाना ये बेहद जरूरी बात है। और इस दृष्टि से, जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमें आर्थिक दृष्टि से जिसको कहना चाहिए कि हमें एक इस प्रकार की कटौती के निर्णय लेने पड़ते हैं। कोई भी सरकार जो जनाकांक्षाओं की दृष्टि से आई हो इस प्रकार के रैंडम निर्णय नहीं लेती। जब तक, जैसा कि मैं बताऊं, सरकार के इस फैसले से, अगर कांग्रेस ने 2011 में सब्सिडी की बात की थी तो उस समय से अब जो परसेंटेज ऑफ गैस यूजर्स है वो बढ़कर के दुगना हो गया। तो उससे जिस प्रकार का बजटरी डेफिसिट आ रहा था वो टू द ट्यून ऑफ 200 कुछ करोड़, 202 करोड़ रुपए का, 202 करोड़ रुपए का बजटरी डेफिसिट है, टू बी मोर वेरी प्रिसाइज। अब उस पूरी दृष्टि से अगर आप देखें, जो अति गरीब वर्ग है, अब आपने ये कोयले, मैं अब आपके दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। आपने कहा कोयले की खदान है, अगर कोयले की खदानों की बात हो रही होती तो हम लोग डेडिकेटेड कोल ब्लॉक्स की वेट में पावर सेक्टर में परेशानी से न जूझ रहे होते। पूरा कांग्रेस का इस दृष्टि से इतिहास है। दूसरी आपने बात कही कि किस प्रकार की गरीब जनता का इस पर असर पड़ेगा, तो जो सबसे निम्न वर्ग है, जो
अति निम्न, जिसको कहेंगे कि जिसको अंत से उठकर ऊपर आने की जरूरत है, कंप्लीट हैव नॉट, उसके पास सिलेंडर नहीं है। चलिए ठीक मुझे है, लगता है कि मंत्री ठीक है, जी की ठीक है, बात सुनिए, एक बार धनराज जी सुन लीजिए। जी। मंत्री की बात को इस संदर्भ में कहने का अर्थ है कि जो बिल्कुल एक स्टेट का सबसे पहला धर्म यह है कि जो अफोर्डेबिलिटी है उस आधार ठीक है पर ज्योति जी, ठीक है, इस प्रकार की ठीक है। सब्सिडीज को अर्चना जी, देना ऐसा माना वाकई जाता है। हकीकत है क्या कि राजस्थान में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं, आम लोग इस्तेमाल नहीं ऐसा करते? किसने कहा? नहीं, कम है ऐसा किसी ने आप कहा। मंत्री जी ने कहा। 90 लाख है। आपके मंत्री मैं जी तो ने कह कहा। रही हूं 90 लाख संख्या बढ़ गई है। आपके मैं तो खुद मंत्री बता जी रही ने हूं। कहा, आपके मंत्री जी ने कहा कि देखिए जो अति पूर्ण लोग हैं उनके अरे बारे खाद्य में आपूर्ति बात मंत्री करें। हेम सिंह भड़ाना कह रहे हैं कि आप अगर कहिए तो हम वो सुनवा भी देंगे आपको। आप ध्यान से खुद भी सुन लीजिए नहीं, हम और बात की कॉन्टेक्स्ट ज्योति जी हमने सुना तब तो हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। ये तो पब्लिक डोमेन में है साहब की पिछली बार से 2011 से अब तक जो गैस नहीं, ये दूसरी चीज हो गई। दूरी बात है ज्योति दूरी है। ये समझ मंत्री को दीजिए, उनको समझ होनी चाहिए भाषण देने से पहले। वो कहेगी राजस्थान में तो गैस यूज करने वाले बहुत कम है, हकीकत है कि दूने हो गए, मंत्री ना समझ है, उसको पढ़ने लिखने की जरूरत है। अग्निहोत्री जी जिस दृष्टि से उनसे प्रश्न पूछा, मुझे प्रति प्रश्न पूछा, तो जो रिएक्शन जितना मेरे सामने नहीं तो मंत्रियों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, इसमें कहा इनकार? डालनी चाहिए। ये सुमन शर्मा, अर्चना शर्मा जी, अर्चना जी क्या सर, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लो भाई, तब उत्तर आए। क्या वास्तव में इतना संकट था कि बिना एलपीजी सिलेंडर पर 25 रुपए सब्सिडी विड्रॉ किए राजस्थान आगे नहीं चल सकता था? देखिए अमिताभ जी, संकट की स्थिति तो है ही नहीं। एक सौभाग्य इनके साथ ये रहा कि सत्ता में आया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, सब की कीमतें कम होती जा रही हैं, लेकिन ये जनता को उससे राहत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अपने आर्थिक घाटे को, जो फिस्कल डेफिसिट ये बोल रही है, अपनी आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए जनता की सेहत से समझौता करने का इन्होंने ठाना हुआ है। आप पूरा देख रहे हैं कि अभी पूर्ववर्ती शासन जो सेस माफ किए हुए था 54 पैसे का, उसको भी लागू कर दिया। चुनाव थे, इससे धीरे धीरे लागू करके और जैसे चुनाव समाप्त हुए निकायों के, उसकी भी घोषणा कर दी। और अब पंचायत राज के बाद 25 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी भी ले ली। उसके लिए मंत्री जी का वक्तव्य तो कितना सुधीर था या कितना स्पष्ट था वो आपको पता चल गया, क्योंकि मंत्री को खुद कोई जानकारी नहीं है, तो मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय हुआ है। वो कह रहे हैं साहब गरीबों को तो 4 लीटर की जगह 3 लीटर की जगह 4 लीटर केरोसिन हम देने वाले हैं। या सिलेंडर की बात हो रही है और केरोसिन की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि जहां उत्पाद शुल्क पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बढ़ता है तो उसी दिन यहाँ वैट बढ़ता है 4%। अर्चना जी हम वो बाइट सुनवा देते हैं। अर्चना जी एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो हेम सिंह भड़ाना जी ने कहा है हम एक बार सुनवा देते हैं ज्योति किरण जी को, शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, वो सुन ले। मैंने बहुत ध्यान से नहीं, आप एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। मैं पीसीआर को बोलूंगा वो प्ले करे दोबारा। हटाने से बहुत ज्यादा आम उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आम आदमी बहुत कम लोग हैं, आम गरीब जिनके पास गैस कनेक्शन है, और जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको आवश्यकता है केरोसिन की। तो केरोसिन की मात्रा हमने 3 लीटर जो पर मंथ दिया करते थे पर राशन कार्ड पे, आज आदेश जारी किए हमने कि अब उसको 4 लीटर पर मंथ पर राशन कार्ड मिलेगा। ज्योति जी सुन लिया आपने जो कहा, और मंत्री जो कह रहे हैं, किसे हम ज्यादा विश्वसनीय माने, प्रामाणिकता किसकी है ज्यादा? धर्मराज जी, निश्चित तौर पर जो मंत्री जी ने कहा है, मैं उसमें केवल यही कह रही हूं, उन्होंने कहा आम गरीब। एक ही बात, मैं मंत्री जी को डिफेंड करने की दृष्टि से ये बात नहीं कह रही, लेकिन राजस्थान में निश्चित तौर पर जो बीपीएल है, मैं पक्की जानकारी रखती हूँ, उन यूजर्स में केरोसिन यूजर्स की संख्या बहुत सब्सटेंशियल है। आप भी अपना डेटा इस बारे में एक बार दिखवा लें। ठीक। सुमन जी, अर्चना जी अपनी बात पूरी करिए जी। देखिए अमिताभ जी, जो स्थितियां बन पड़ी उससे तो यही प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती शासन की जितनी लोक कल्याणकारी योजना उनको तो ये रेवड़ियां बताते थे। अब कल ही इनके साथ बड़ी विडंबना हो गई कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने मुफ्त दवा योजना को इनक्रेडिबल योजना करार दे दिया, उसके बाद बोलती इनकी बंद है। तो मेरा ये मानना है, आप कितने भी आर्थिक विकास की बात करिए, कितनी भी नीतियों में परिवर्तन की बात करिए, लेकिन उस गरीब आदमी की हत्या करके यदि आप अपने आर्थिक संरक्षण को एक तरह से और संरक्षित करना चाहते हैं और उसको और अपने फिस्कल डेफिसिट को घटाने के लिए उसके साथ समझौता करते, तो वो स्वीकार्य कहीं भी नहीं है। सब्सिडी के लिए एक दिन मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं साहब मैंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है गैस की, फिर उसके बाद एक मंत्री जी आते हैं
आपको यदि कुछ करना ही है, कुछ उदाहरण ही प्रस्तुत करना है, तो अपने विधानसभा के सभी विधायकों, मंत्रियों को कह दीजिए आपकी सब्सिडी समाप्त की जाती है, आईएएस ऑफिसर्स को कह दीजिए। पर गरीब आदमी को जब तक कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं हो कि वो 25 रुपए की इस सब्सिडी का सामना कर सके, तब तक ये नीतिगत फैसले नहीं लेने चाहिए। और इन्होंने कहा अति गरीब और गरीब, या गरीब अति गरीब की तो बेस जो लाइन है उसको बदलना चाहते हो, बेस ईयर बदल करके जीडीपी को बढ़ा हुआ दिखाना चाहते। अगर करना ही था तो 2008 का कर लेते, तब आपको पता चलता कि कौन कितना विकास कर रहा था। बिल्कुल, आप कृत्रिम रूप से कैसे महंगाई बढ़ती है उससे जनता की कमर तोड़ने का काम कर। ठीक है अर्चना जी, ठीक है। आपने देखा कि 31 दिसंबर को सारी गाड़ियों की एक्साइज ड्यूटी खत्म, उसको हटाइए। बैंक घोषणा करते हैं बजट में, उससे रिलेटेड सवाल है। नहीं, एक इसमें 2-3 बातें मुझे जरूर कहनी है, इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर बहस आगे रहे। बात आई कि सरकार आर्थिक तौर पर मजबूर थी, इसलिए मन मार के फैसला करना पड़ा, क्योंकि सरकार तो गरीब के हक की बात करती है, लेकिन कई बार मन मार के करना पड़ता है। ये मूल भाव है सरकार का, जो मैं समझ पाया। मैं उपाय बताई दे रहा हूं, अगर सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं बताई दे रहा हूं। बड़ी महंगी गाड़ियों पर 2-4-5% टैक्स और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से विरोध की आवाज नहीं उठती। अगर मैं 15 लाख की गाड़ी खरीद सकता हूं तो 15.25 लाख की भी खरीद लूंगा, उसमें हाय हाय थोड़ी ना करूंगा, भाजपा हाय हाय। मेरे पास समय कहां इतना भाजपा हाय हाय करने का, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खजाना भर लीजिए। राजस्थान में महंगे होटल हैं, उन पर विलासिता कर बढ़ा दीजिए, 2%, 4%, जितने से ये 202 करोड़ की भरपाई होती हो उतना बढ़ा दीजिए। मुझे आपत्ति नहीं, राजस्थान के आवाम को आपत्ति नहीं। एक और सुझाव देते हैं, एक कट ऑफ अमाउंट का वो तय कर लीजिए कि भाई 40,000 से ऊपर वाले जितने सरकारी कर्मचारी हैं महीने में, वो अफोर्ड कर सकते हैं नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर, चलो उनकी सब्सिडी भी ड्रॉ कर लो, वहां से पैसा आ जाएगा। इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दो, जो लोग बॉक्स ऑफिस में बैठकर सिनेमा देखते हैं 100, 200, 500 रुपए की टिकट खरीदकर, वो 520 की भी खरीद लेंगे। 80 रुपए का तो पॉपकॉर्न मिलता है अंदर, वो 90 का मिल जाएगा तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा। ऐसे उपाय नहीं दिखते, नहीं दिखते सरकारों को। आपको गरीब की गर्दन दिखती, और ये जो मंत्री है ये नासमझ हैं, इनको अंदाज ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, जमाना बदल गया। और जब भाजपा पंचायत में पढ़ाई की पैरवी कर रही हो तो नासमझ मंत्री कितने नुकसानदायक है आप समझ लीजिए। जो अति गरीब है वो छोटा सिलेंडर रख रहा है 5 किलो वाला, और उसमें डबल महंगी गैस भरा रहा है भाई ब्लैक में। ये हिंदुस्तान का रोना है, जिसके लिए सरकार को 5 किलो वाला सिलेंडर लॉन्च करना पड़ा, इसी समस्या से निपटने के लिए कि गरीब मर रहा था। एक प्रश्न। दूसरी बात, मंत्री जी का सामान्य ज्ञान, एक राशन कार्ड पर 3 की जगह 4 लीटर मिट्टी का तेल, महीने भर में 4 लीटर मिट्टी के तेल से खाना बन जाएगा स्टोव पर। मंत्री जी किस दुनिया में रहते हो? 30 दिन का महीना होता है मित्र, किसी ना समझ बातें। और क्यों? सरकार के पास बीसीओ एवेन्यू थे, ये 200 करोड़ रुपए की छोटी राशि जुटाने के बीसीओ एवेन्यू। ऊंट का नृत्य होता है, ऊंट की सवारी पर 10% बढ़ा देते टैक्स तो भी समस्या का समाधान हो जाता। भाई गरीब आदमी को तो बख्शते आप। ऐसे में सैकड़ों उपाय बता सकता हूं, सैकड़ों उपाय बता सकता हूं। पर्यटन स्थलों पर जहां टैक्स टिकट लगती हो वहां 2-2, 4-4 रुपए बढ़ा देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन आपने थाली पर वार करना उचित समझा, लग्जरी कारों पर वार करना उचित नहीं समझा आपने, 5 तारा होटल्स पर वार करना उचित नहीं समझा। ये हीरे का व्यापार राजस्थान में सबसे बड़ा, उन पर कुछ टैक्स बढ़ा देते, उनका वैसे ही बहुत धंधा है, क्या दिक्कत है? कोई 1000 करोड़ का आसामी, कोई 5000 करोड़ का आसामी, 25-50 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी लग जाता साल में, तो क्या दिक्कत थी? नहीं। आपको गैस का सिलेंडर याद आया जो ननकू की रसोई में है। ऐसे काम करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं, मानो कि जन आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है हम? नहीं। फिर यह स्वीकार करना मुश्किल है कि सरकार जन आकांक्षाओं के साथ प्रतिबद्ध है, यह जन सरोकारों के साथ संवेदनशील है। ज्योति जी,
कुछ कह रही थी आप। ध्यान से आपकी बात सुनी और जो आपने बजट के लिए सुझाव दिए, मैं निश्चित तौर पर ये बात जानती हूँ कि अभी प्री बजट डेज में सभी प्रकार के सुझावों पर अमल करने का और ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो आपने बात की, बहुत ही गंभीरता से ये विचार करना कि एक अपर जो इनकम लेवल है उसको सब्सिडी कितनी मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि हमें भारतीय दृष्टिकोण से, राजस्थान के दृष्टिकोण से फंडामेंटल विचार करना होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी प्रतिप्रश्न जरूर करना चाहूंगी कि अगर एक स्टेट की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से डीरेगुलेटेड अर्थव्यवस्था में हम चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से चल रहे हैं, राष्ट्रीय दृष्टि से चल रहे हैं, उस नजरिए से ये बात सच है। अब आप उसमें ये बात भी नहीं, मेरा केवल यही प्रश्न है कि डीरेगुलेशन के जमाने में अगर हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में हर फैसले पर ये बात कहने लगे कि ये मैं आपकी बात समझ मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार, मेरे को मेरी बात पूरी कहने दीजिए। देखिए, हर दृष्टि से जिस प्रकार भामाशाह योजना में भामाशाह में नहीं जाइए, आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। ज्योति जी, आपने कहा डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट और 16 बार पेट्रोल के दाम पिछले ज्योति जी प्रश्न बताइए। नहीं, ये सब चर्चा हो चुकी, आप प्रश्न बताइए, मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने की मैंने 5 उपाय दे दिए, 6 और बता रहा हूँ, 5 बता दिए और बता दे रहा हूँ। मैंने 5 वेल नोटेड है ज्योति जी, एक मिनट, वेल नोटेड उपाय। तो आप उत्तर देने दोगी तब मैं उत्तर दूंगा। भाई, आपका सवाल आया, अच्छा सवाल है, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं जितनी मेरे पास बुद्धि है। 200 रुपए की शराब की बोतल 220 पर बिके, किसी को एतराज नहीं। हिंदुस्तान में अगर किसी काउंटर पर कभी जिरह नहीं हुई तो वो दारू की दुकान है अंग्रेजी की। जब 50 रुपया में बोतल मिलती थी तब भी जिरह नहीं हुई, 500 में मिल रही तो भी जिरह नहीं हो रही, लाइन में लग के बिक रहा है। क्या दिक्कत है? रेवेन्यू तो वहां से भी आता है ना, इसलिए सरकार के सरोकार का सवाल। दूसरी बात ज्योति जी, जिस वक्त दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जमीन पर हैं, ऑल टाइम लो स्टेटस पर आके टिक रहे हो, उस वक्त किसी भी ढंग की बढ़ो जनता पर बोझ डालना ये पाप है, पाप। ये वो समय नहीं है कि भैया 500 में खरीदे और 200 में बेचे, कैसे करें बताओ? ये वैसा नहीं है। ये ऑल टाइम लो में तो 13 बार पिछले 3 सालों में कोई एहसान नहीं ज्योति जी, ज्योति किरण जी, ये एहसान नहीं, किसी सरकार की देन नहीं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती तो भी यही बोलता, नरेंद्र मोदी है नहीं। कुछ भक्तों ने प्रचार किया कि मोदी जी का चमत्कार देखिए, मैंने कहा यहां कोई भी बैठा होता प्रधानमंत्री यही होता, इसमें कोई चमत्कार और नसीब का खेल नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? जी, अपन एक लॉजिकल डिस्कशन में चले ना। नहीं देखिए, इसलिए आपने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाए, मैंने 6-7 छोटे छोटे उपाय बताए जी। हर उपाय इतना सक्षम है कि 200 करोड़ की भरपाई एक ही उपाय से हो जाएगी। अर्चना शर्मा जी, 200 करोड़ रुपए इतने बड़े नहीं होते, एक ही से आप अंग्रेजी शराब पर, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अंग्रेजी शराब पर आप 5 रुपया बोतल 10 रुपया बोतल बढ़ा देते तो एक साल में 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हो जाता। गलत कह रहा हूं अर्चना जी? 6,000 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा है शराब बेचकर कमाने का, और उसके लिए प्रोत्साहन नीति शुरू कर दी कि 20% ज्यादा बेचो, अन्यथा 5% के अर्थदंड से आपको निपटना पड़ेगा। तो आपने 2 बातें कही कि होटल यानी पर्यटन नीति, उसमें इतना रिलैक्सेशन है कि अब ये गली गली में तो जो बार्स खुले हुए हैं उस पर शराब बेचने की भी अनुमति देने वाले हैं। तो उनकी नीति जो बता रहे ना, अर्थ नीति जो उनकी बहुत अच्छी। मैं गैस सिलेंडर की बात हुई तो एलपीजी पॉलिसी पे चले, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसके आधार पर इनकी नीतियां जो है गरीब के शोषण की नीति है। अब ये डी कंट्रोल की बात करें तो ये यूरिया का भी डी कंट्रोल करने वाले, इनके नीतिगत फैसले बजट में आएंगे कि अब यूरिया भी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जो रेट्स है उसके आधार पर मिले, यानी कृषक का शोषण, गरीब का शोषण। और फिर ये अपने आप को उदारवादी भी बताते, उदारवादी कैसे कि उदारवादी जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके आधार पर जनता के शोषण की नीति पर ये काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जहां पर ये हेरिटेज होटल बनाए
उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी कि साहब इनको इतना इतना रिबेट देंगे, ये बार खोले, इनको परमिशन देंगे, मॉल्स में सब में शराब बिकेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि बड़े लोगों को सब्सिडी के लिए प्रेरित करें, उसमें कोई मना नहीं करने वाला, करके दिखाएं, इनको साधुवाद मिलेगा। लेकिन इनकी तलवार तो गरीब के ऊपर चलती है, उसकी रसोई पर डाका डलता है, उसकी जेब काटने का एक काम कर सकते हैं। हजारों रास्ते हैं, एक सेकंड ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं, हजारों रास्ते हैं। एक दिमाग में और आ गया आइडिया चलते चलते, आपकी बात सुनते सुनते। 100 मीटर से बड़ा भूमि का प्लॉट जो खरीदे उस पर एक टैक्स लगा दीजिए, 100 रुपए का, 500 रुपए का एक्स्ट्रा। अमिताभ जी कर दिया अच्छा में नहीं, फिर भी गरीब आदमी नहीं, अर्चना एक सेकंड, अर्चना जी एक मिनट, ज्योति जी आ रहा हूं, मुझे आने तो दीजिए, आपके पास आ रहा हूं ना, तब तक सोच के रखिए ताकि एक ही बार में फ्लो में मैं सोच के रखने की जो बातें हैं वो तो प्रस्तुत कर, लेकिन गरीब की रसोई पर प्रहार तब होना चाहिए जब बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाए कि अब सरकार के सामने जीने और मरने का संकट आ गया, तब गरीब की रसोई की ओर झांकना चाहिए। जी ज्योति जी, मेरा केवल ये कहना है कि आज के विषय में आपने जो सूचनाएं दी या जो आपने तथ्यात्मक बातें कही, उनके अतिरिक्त यूरिया के विषय में, शराब के विषय में, आबकारी नीति के विषय में, ये सब बातें रेट्रोस्पेक्टिव में कांग्रेस को तब क्यों नहीं सूझी? सत्ता बाह्य होने पर कांग्रेस को जो आपकी नीतियां आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोली, मैंने बहुत गंभीरता से आपकी बात सुनी। देखिए, डीरेगुलेशन की एंटायर जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस के समय जो हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। 16 बार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम गिरने के बावजूद भी इन देश में महंगाई की दर लगातार बढ़ती गई। इनके समय में पूरा का पूरा जो घाटा है, जो भी लीगेसी इश्यूज है, अमिताभ जी जो रसोई, जिस गरीब की रसोई की बात आप हमें कह रहे हैं, वो लीगेसी से, यानी उसको कहें विरासत में जो हमें बोझ मिले हैं। मैं डिस्कॉम्स की बात करना शुरू करूं, मैं बात करना शुरू करूं कि किस प्रकार वित्तीय कुप्रबंधन के कारण स्टेट को खड्डे में धकेल दिया गया। मैं पर्पसफुली संयम से चल रही थी इस विषय पर, लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं गरीब की हांडी तो उस वक्त खिसक गई थी जब कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति को कर्ज की दृष्टि से बच्चा पैदा होते समय 20,000 रुपए के कर्ज की विरासत दी। उस विरासत के साथ जो अर्थव्यवस्था मिली है उसे पटरी पर लाने की चेष्टा केवल हम कर रहे हैं। लेकिन तो रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट करना ये धर्म है, बट एट द सेम टाइम आप जो बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये इम्प्लीकेशन देखा जाना चाहिए कि भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं जन सरोकारों के खिलाफ हैं। मूल प्रश्न मैं इसको प्रतिरोध करती हूँ। आपका प्रतिरोध आपका प्रतिरोध, लेकिन मेरी बात अपनी जगह। भाजपा सरकार की यह जो प्राथमिकता है कि 25 रुपए सिलेंडर से विड्रॉ कर लो, ये जन सरोकारों के खिलाफ है। मैंने 50 चीजें बताई, जब आप ये 50 कर लेते उसके बाद कहते कि अब भी 200 करोड़ के लिए समस्या है, अब बताओ क्या करें, तो समझ आती बात। ये 50 चीजें आज पब्लिक डोमेन में बजट की दृष्टि से निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन ज्योति जी बजट की बजट ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम हो जाते हैं, इसमें बजट की क्या जरूरत है भाई? अमिताभ जी जो विरासत की अर्थव्यवस्था है, या तो अपन उस पर पूरी बात करें, देखें कि विरासत बजटीय घाटे से हमारा वक्त खत्म हो रहा है। जी देखिए, मुझे इस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। विरासत की जो ये अर्थव्यवस्था की बात करिए, इन्हें सौभाग्य मिला था कि $40 प्रति बैरल की स्थिति पर आ गया पेट्रोल, उसके बावजूद जनता की जेब काटने पर गड्ढे बढ़ने की बातें कर रहे थे, तो दिल्ली में पार्टी का मुलम्मा सिर्फ 8 घंटे पार्टी का, हम तो 10 साल शासन का प्रतिरोध आपकी इन जन विरोधी नीतियों के सवाल को आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अर्चना शर्मा जी, आपको इतना बड़ा सारी बातें निरर्थक, आपने कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि कांग्रेस प्रोडक्ट्स की टीम से जीरो, तो आप भी 2 ही आगे। कौन सा आपकी तो मंडल को, पूरे विधायकों को, नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आईना लगा। आप दो हो गया। 1 मिनट ज्योति जी, अर्चना जी, आप लोगों ने वक्त खराब कर दिया। अर्चना जी आपने वक्त खराब कर दिया, आपने वक्त खराब कर दिया, वक्त हमारे खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। नहीं देखिए अर्चना जी आगे आपके, मैं इस सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकता। सरकार की प्राथमिकता जनता के हित की नहीं है, ये जान लीजिए। अन्यथा जो भारत में शासन को लेकर सामान्य सैकड़ों साल से जो परंपरा रही है, जो समझ रही है, वो ये है
कि गरीब की गर्दन पर शासन का हाथ बहुत ही मजबूरी में जाए, जब आपात स्थिति जैसा निर्माण हो जाए, लगे कि अब तो पूरा देश प्रदेश डूब ही जाएगा, तब उससे कहो कि भाई चल ठीक है। अगर पहले ही विकल्प में रसोई आ जाए चपेट में, तो ये अच्छी प्राथमिकताओं का लक्षण नहीं। एक दूसरी बात मैं ज्योति जी से कहूंगा, ये देश का सौभाग्य है, पार्टी का नहीं। ये देश का नसीब है, व्यक्ति का नहीं। गलती यही होती कि देश के नसीब को अपना नसीब बता देते हैं, वहां पर संघर्ष पैदा होता है। दूसरे आपत्ति करते हैं, मुझे तो आपत्ति नहीं, कोई बताए अपना नसीब, लेकिन दूसरों को आपत्ति होती है जो पॉलिटिकल पार्टी से, कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत नीचे आती रही, लगातार नीचे आई। उनके चलते अब तो मसला दूसरा खड़ा हो रहा है कि जितना तेल सस्ता हुआ, उतना सस्ता तेल पेट्रोल पंप पर बिक नहीं रहा। उसके भी आंकड़े विद्वान दे रहे हैं। जितनी राहत ट्रांसफर होनी चाहिए कंज्यूमर को, उतनी नहीं हुई। फिर भी चलो सुख है कि भाई चलो पहले 77 रुपया लगता था, अब 56 में आ रहा है, चलो इतना ही ठीक है। 9 दिन से आदमी भूखा था, उसको नाश्ते मिल गया, इतने बहुत, खाना छोड़ो। हालांकि मिलना खाना चाहिए था, जितना सस्ता हुआ वो पूरा वो आपने पास ऑन नहीं किया, ठीक है चलो छोड़ो। हम मान लेते हैं कि बाकी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए भी पैसा चाहिए, सहमत आपकी बात से। लेकिन पेट्रोल और डीजल सस्ते होने के बाद चतुर्दिक महंगाई में जो गिरावट आनी चाहिए, चूंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन का चक्का उससे घूमता है, वो गिरावट नहीं आई। केवल राजस्थान के सवाल नहीं, पूरे देश में ये अंधेर कर दी है। अगर डीजल सस्ता हो गया तो दूध, चीनी, दाल, चावल, आटा, गेहूं, सब्जी, मटर, तुरई, गोभी सब सस्ती क्यों नहीं हुई भाई? होना चाहिए ना। बस का किराया क्यों नहीं घटा, चाहे वो राज्य परिवहन की बस हो चाहे किसी निजी बस हो? क्या घटाए आपने? नहीं घटाए। इसका मतलब उधर भी चांदी कट रही है। यानी जनता को आपने दो तरफा लाभों से वंचित कर दिया, दो स्तरों पर। एक, तेल के दाम कम होने के चलते जो अन्य चीजों के दाम घटने चाहिए थे वो घटे, शासन ने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की। ये नुकसान मेरा किया, गरीब आदमी का किया, मेरे गांव के ननकू का किया। और दूसरा नुकसान ये किया कि जितना लाभ मिलना चाहिए था वो पास ऑन नहीं किया। 10 रुपया आए, 5 खुद जेब में रख लिए, 5 आगे बढ़ा दिए। ये भी एक बड़ा संकट है। दूसरी बात, सारी बहस एक तरफ, अगर राज्य चलाने वाले लोग ये कहें कि भाई सिलेंडर कितने लोग यूज करते हैं, कोई राजस्थान में ज्यादा सिलेंडर नहीं यूज करते, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो सिलेंडर यूज नहीं करता, तब उस समझ पर या तो शर्म आती है, या दुख होता है, या अच्छा मूड हो तो हंसने का मन कर सकता है कि कितने बुद्धिमान है ये। तीसरी कोई भावभंगिमा आती नहीं फिर समझ में। मेरी पीड़ा सिर्फ वहीं पर आके ठिठक जाती है। गरीब आदमी जिसकी रसोई का मामला है, अगर इसमें भी एक विकल्प है, आपने विकल्पों को अपनाया नहीं भाई, इसलिए आपत्ति है। एक कॉमर्शियल सिलेंडर होता है, एक डोमेस्टिक सिलेंडर होता है एलपीजी में। कॉमर्शियल पर आप 50 रुपया बढ़ा देते, ढाबे वाला जो दमालू 40 रुपए की प्लेट दे रहा, वो 42 की देने लगता, ठीक है, गरीब तो नहीं जा रहा ना खाने। लेकिन आपने इसी पर क्यों बढ़ा दिया भाई, बिट्टू क्यों कर लिया? यह सवाल उठेगा, जनता भी पूछेगी। अंतिम अस्त्र के तौर पर इस ऐसा करे तो जनता स्वीकार करेगी। भारत की जनता, राजस्थान की जनता समझदार है। आप उसको अपनी तकलीफ बताएं तो वो बोझ लेने को तैयार हो जाएगी, और लिया है जब जब इतिहास साक्षी है। लेकिन होटलों पर कर बढ़ा के आप पूर्ति नहीं की जाए, प्रतिपूर्ति, शराब पर कर, अतिरिक्त कर लगा के प्रतिपूर्ति नहीं हो, सिगरेट पर अतिरिक्त कर लगा के प्रतिपूर्ति नहीं हो, महंगी गाड़ियों पर अतिरिक्त कर लगा के प्रतिपूर्ति नहीं हो, बार और नाच गाने के जो क्लब है उन पर अतिरिक्त कर लगा के प्रतिपूर्ति नहीं करें आप, और सीधे एलपीजी से प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे तो सवाल उठेंगे। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, उसके विरुद्ध है ये आचरण। ये 25 रुपए की सब्सिडी विड्रॉ करके, और मैं तो हैरान हूं, पॉलिटिकली भी ये मौसम ठीक नहीं था ना।
आप देख रहे हैं आपके बगल से कैसी हवा आ रही है दिल्ली से। राजनीतिक तौर पर भी आप सोचते तो ठिठकना चाहिए था। दिल्ली से कैसी हवा चली है, कैसी बयार आई है। राजस्थान और दिल्ली की तो सीमा लगती, कहां दिक्कत है। समझना चाहिए कि जनता का मूड कहां है। ऐसे फैसले लेंगे तो जनता को समझाना मुश्किल हो जाएगा। टेलीविजन के मंच पर समझाया भी जा सकता है बहस करने वाले 4 लोगों को, जनता को समझाना मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अर्चना शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।